राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता अपनी बेटी को क्यों मारना चाहता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहली बात है, नागलोक के राजा बासिक का मन एक दिन शिकार पर जाने को हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर जंगल के लिए निकल पहुंचे। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वीलोक के राजा पारिक भी उसी समय जंगल में शिकार खेलने के लिए वहां पर आए हुए थे। कुछ समय बाद राजा बासिक को शिकार के लिए एक हिरन उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया। राजा बासिक हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीलोक का राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरन पर जाता है और वह भी अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा देते हैं। यानी दोनों राजाओं का एक ही शिकार था। अचानक हिरन तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ गए। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट गई, क्योंकि दोनों ही राजा हिरन का शिकार करने में असमर्थ हो गए थे। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हुए विचार विमर्श करने लगते हैं। राजा पारिक कहते हैं, राजन क्षमा करें, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपया आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? राजा बासिक कहते हैं, राजन, मैं नागलोक का राजा बासिक हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप अपने बारे में बताइए। राजा पारिक कहते हैं, मैं पृथ्वीलोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह ही मैं शिकार के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में दोनों राजा एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। बातों को आगे बढ़ाते हुए राजा बासिक कहते हैं, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको बताऊं। राजा पारिक कहते हैं, मित्र, जरूर बताओ, मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसके लिए आपके विचारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजा बासिक कहने लगे, मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों ना हम इस दिन को यादगार दिन बना दिया जाए। राजा पारिक कहते हैं, वह कैसे मित्र? तब राजा बासिक कहते हैं कि देखो, आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, किंतु यदि कुछ ऐसा कर दे जिससे हम दोनों का कोई रिश्ता बन जाए तो हम जब जी चाहे तब मिल सकते हैं। राजा पारिक कहने लगा, आपका विचार तो अति उत्तम है, लेकिन बताइए ये कैसे होगा? तब राजा बासिक कहते हैं, देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए मित्र, क्योंकि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। तब राजा जो पारिक थे वे कहते हैं, मेरी भी नई नई शादी हुई है अभी। तब वे कहते हैं, तो ठीक है, फिर अगर मेरी रानी के एक लड़का जन्म देती है मेरी रानी, और आपकी रानी लड़की को जन्म देती है, तो हम दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। यदि आपकी रानी एक लड़के को जन्म देती है, लड़की को, और हमारी रानी एक लड़के को जन्म देती है, तो भी रिश्ता पक्का। यदि हम दोनों के लड़के या लड़कियां जन्म लेती हैं तो हम मित्र तो हैं, फिर धर्म भाई बन जाएंगे। राजा पारिक को राजा बासिक की मित्रता में तो वह इतने डूब चुके थे कि उन्होंने राजा बासिक की सारी बातें पसंद आई। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारी बातचीत हुई है उसे भूल ना जाना, वादा याद रखना। और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने नगर की ओर चल देते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। उधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन आ गया जब राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। राजा पारिक के महल में ढोल नगाड़े, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नामकरण संस्कार कराया जा रहा था। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित जी बोले, महाराज, राजकुमार बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक, बहुत ही सुंदर नाम है, हम आज से कुंवर को राजा परीक्षित ही कहेंगे, मतलब राजकुमार परीक्षित के नाम से बुलाएंगे। और उधर पारिक की नगरी में खुशियां मनाई जा रही थी कि उनके राजकुमार का नाम भी परीक्षित रख दिया गया था। और उधर दूसरी तरफ राजा बासिक के दरबार में राजा बासिक अपने मंत्री गणों के साथ जो दरबार में व्यस्त थे, तभी एक बांदी दरबार में आई और बोली, महाराज की जय हो,
आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया। इतना सुनते ही राजा बसिक के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। वे गहन चिंता में डूब गए। उनका चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। जब राजमंत्रियों ने यह देखा तो सब मंत्रीगण कहने लगे, महाराज क्या बात है, कोई तो बात है कि इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप इस तरह से जो उदास हैं, क्या कारण है, जरा हमें भी बताइए ताकि उस चीज का समाधान ढूंढा जाए। मंत्रियों के बार बार पूछने और प्रार्थना करने पर राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उन्होंने राजा पारिक के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज इसमें चिंता की क्या बात है, यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जो हमारी राजकुमारी पृथ्वीलोक के राजा पारिक के घर की बहू बनेगी, हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। राजा बासिक कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, नहीं मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा, क्योंकि हम राजा पारिक के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो हमारा सिर सदा झुकता रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। लड़की वालों को सदा ही झुकना पड़ता है। हमने सोचा था कि हमारे यहाँ पर लड़का होगा और राजा पारिक के यहाँ पर लड़की होगी, तो हम जो उनकी लड़की को ब्याह कर लाएंगे। फिर राजा के मन में कुछ विचार चलते हैं और वह गद्दी छोड़कर महल की ओर जाने लगते हैं। महल जाकर राजा बासिक देखते हैं कि रानी बड़े प्यार से लड़की को दुलार रही थी, बहुत ही खुश दिख रही थी। सभी बांदियां रानी और राजकुमारी को पंखा डोल रही थी। वहां का वातावरण बहुत खुशनुमा था। अचानक राजा को आया देखकर सभी बांदी उस कक्ष से बाहर चली जाती हैं। राजा रानी के पास बैठ जाते हैं और लड़की को गोद में लेकर कहते हैं, रानी वास्तव में राजकुमारी तो बहुत सुंदर है। लेकिन रानी घबराते हुए कहती है, लेकिन क्या महाराज? राजा बासिक कहते हैं, रानी यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी, इसकी उम्र बस इतनी ही थी। यह बात सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं, मगर क्यों महाराज, आखिर क्यों यह जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं? एक पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? तब राजा बासिक कहते हैं, क्योंकि यह लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म लिया है। राजा के अपनी बेटी को लिए ऐसे शब्दों को सुनकर रानी का हृदय छलनी हो रहा था, जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से बयां कर पा रही थी। रानी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। राजा बासिक अब कहने लगे, अब रोना धोना रानी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजा बासिक ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा कि मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारिक का सिर झुकाना चाहता था। लेकिन महाराज इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? रानी कहने लगी, लड़की तो पराई अमानत होती है। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, पर राजकुमारी जो है, आपकी राजकुमारी को हम राजा पारिक के पुत्र के साथ ब्याह देंगे तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी। लोग कहेंगे कि देखो राजा बासिक ने अपनी जवान का कितना पक्का निकला, वादे के अनुसार राजकुमारी को पृथ्वीलोक के राजा पारिक के लड़के के साथ ब्याही है। इतनी बात सुनकर राजा बासिक गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे, रानी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज रात तक तुमने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर इसके साथ में तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन सुनकर राजा गुस्से में वहां से चले गए। रानी यह सुनकर सुन्न रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब रानी जो सोचने लगी, बार बार सोच रही है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं। बेचारी का रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। रानी को रोता बिलखता छोड़कर राजा बासिक अपने महल में के दरबार में चले गए। वहां पर उन्हें पता लगा कि पृथ्वीलोक के राजा पारिक के यहाँ पर से एक संदेश आया है, जिसमें राजा पारिक के नाम से जो एक संदेश था, उसमें उन्होंने खुशखबरी जाहिर कर बताई थी। संदेश में लिखा था, प्रिय राजा बासिक, मुझे आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी रानी ने एक सुंदर और साहसी राजकुमार को जन्म दिया है। जन्म कुंडली दिखाने पर राज्य के पंडितों ने बताया है, राजा काफी अच्छे नक्षत्रों में जन्मे हैं। इनका जन्म परीक्षित निर्धारित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं आप भी हमें जल्दी से खुशखबरी सुनाने को मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार, आपका प्रिय मित्र राजा पारिक। यह समाचार सुनते ही राजा बासिक सुन्न रह गए, मानो एक शब्द ने उनके हृदय पर जैसे आत्मघाती हमला कर दिया हो। राजकुमार के नाम से अब राजा बासिक की चिंता और बढ़ने लगी। दूसरी तरफ रानी किसी भी हालत में अपनी राजकुमारी को बचाना चाहती थी।
जिसके लिए रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद रानी ने अपनी सबसे भरोसेमंद नौकरानी को बुलाया और बोली, बांदी, देखो बांदी, तुम्हें याद होगा जब मैं ब्याह कर आई थी उस राज्य से, अपने पिता के राज्य से इस राज्य में आई थी, तब तुम्हें मेरे पिताजी ने तुम्हें मेरे साथ भेजा था ताकि तुम हमारी बात को आदेश मानकर उसका पालन कर सको और हमारा ख्याल रख सको। आज हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इसमें मेरा साथ देना और इसका अपना कर्तव्य बनता है कि मेरे सभी मुसीबत में अपना साथ देना। बांदी हाथ जोड़कर कहती है, महारानी आप मुझे आज्ञा तो दें, आपके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। रानी कहती है, तो तुम हमारा एक काम करो, हमारी बहुत पुरानी सहेली शीला सेठानी को बुला कर लाओ, हमारे पास जल्दी जाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसकी सूचना किसी को ना मिल पाए। बांदी कहती है, ठीक है रानी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, कृपया कर आप थोड़ा अंधेरा होने की प्रतीक्षा करें, मैं आपकी सूचना शीला सेठानी तक अवश्य पहुंचा दूंगी। शीला सेठानी और रानी बचपन की सहेलियां थीं। दोनों का पीहर भी एक था और दोनों सहेलियां राजा बासिक की नगरी में ब्याही थी। यानी दोनों का पीहर भी एक था और ससुराल भी एक था। बस फर्क इतना था कि एक रानी थी, दूसरी सेठानी। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो बांदी तुरंत शीला सेठानी के पास पहुंची और बोली, सेठानी जी, महारानी ने आपको याद किया हुए बड़ी ही विपदा उन पर आन पड़ी है, उन्होंने आपको तुरंत महल आने के लिए कहा है। बातचीत के दौरान सेठानी को जैसे ही पता लगा कि यह कार्य काफी खुफिया है तो सेठानी ने बांदी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा और बोली, रानी से कहना मैं थोड़े समय बाद महल में पहुंच जाऊंगी। बांदी ने तुरंत वापस आकर रानी को इसकी सूचना दी और बोली, रानी जी, मैं आपका हुक्म और आपका हुक्म जो आपकी आज्ञा मानकर आपका हुक्म सेठानी तक पहुंचाए आई हूँ। सेठानी जी थोड़ी देर में आती होंगी। अपनी सहेली की आने की सूचना पाकर रानी काफी खुश होती है, क्योंकि केवल एक वही है जो रानी की एकमात्र उम्मीद थी। करीब आधे घंटे बाद शीला सेठानी रानी के सामने आ जाती हैं। अपनी शीला सेठानी को देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगते, क्योंकि वह उसकी बचपन की सहेली थी। शीला सेठानी कहती है, क्या बात है बहन, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। रानी रोते हुए कहती है, देखो शीला, तुम पहले मेरी अभागन इस कन्या को देखो। शीला सेठानी लड़की को देखकर बोली, बहन, तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, किंतु इसे तुम अभागन क्यों कह रही हो। रानी रोते हुए कहती है, ना चाहते हुए भी खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी, लेकिन कैसे न कैसे रानी ने राजा बासिक की सारी बातें शीला सेठानी को बता दी और साथ ही यह भी बताया कि राजकुमारी को आज रात ही मारने का हुक्म दिया है। शीला सेठानी को यह बात सुनकर काफी धक्का लगा। फिर उसने आश्चर्य से रानी से पूछा, तो बहन, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। रानी कहने लगी, शीला, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ और वहीं इसका पालन पोषण करो, और इसके बदले में तुम्हारे पास जो पालतू खरगोश है उसको मारकर उसकी दोनों आंखें निकाल कर बांदी के हाथ मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि यह हमारी राजकुमारी की आंखें हैं। शीला कुछ सोचते हुए कहने लगी, बहन, समस्या तो काफी गंभीर है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने पति रतन सेठ को भी इसमें शामिल करना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपने पति को अवश्य मना लूंगी। अपनी सहेली की सहायता मिलने से अब रानी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। रानी के गम के आंसू अब खुशी के आंसुओं में तब्दील होने लगे। रानी ने कहा, ठीक है, मैं बांदी को भेजकर अभी सेठ जी को बुलवा देती हूँ। रानी ने बांदी को तुरंत रतन सेठ को बुलाकर लाने का आदेश दिया। बांदी रतन सेठ को बुलाने के लिए चली गई। कुछ देर में बांदी रतन सेठ के साथ वापस महल में आ गई और सेठ को रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। अब रानी ने रतन सेठ को सारी योजना समझाई। एक ऐसी योजना सुनकर जो राजा के खिलाफ थी। रतन सेठ भयभीत हो गया और बोला, रतन सेठ कहने लगा, रानी जी, कृपया करके हमें क्षमा करें, हम इस मसले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि यह बात किसी तरह राजा को मालूम चल गई या दरबार में किसी को भी जरा इसकी भनक लग गई तो मुझे तो तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और साथ में मेरे बीवी बच्चों को भी मार दिया जाएगा। यदि राजा बासी को इस षड्यंत्र की जरा भी सूचना मिल गई तो वह हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। सेठ की इन बातों से रानी की अब उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, लेकिन रानी कुछ भी करके रतन सेठ को अपनी ओर करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मित्र शीला और रतन
रतन की ही पत्नी थी। पहली और आखिरी उम्मीद उसकी शीला और रतन ही थे। रानी रोते हुए सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी बांदी आप दोनों और बांदी के अलावा और मेरे अलावा चौथा पांचवा कोई नहीं है जान सकेगा कि मेरी सहायता कौन कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम चार के अलावा इस योजना को किसी को मालूम नहीं चलेगा। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। शीला सेठानी ने अपनी सहेली की इस कदर बार बार रोना उसे देखा नहीं जा रहा था। उसने अपने पति को खूब समझाया और बोली, आप चिंता न करें, हम चार के अलावा यह बात किसी पांचवे आदमी को कदापि पता नहीं लगेगी। अगर यह हम एक कन्या को बचा पाए तो भगवान इसमें हमारा भला ही करेगा। रानी के आंसू देखकर अब सेठ रतन का दिल भी पसीजने लगा था। अंतिम रूप में सेठ ने रानी की सहायता करने की ठानी और कन्या को लेकर सेठ व सेठानी अपने घर की तरफ चले गए। चूंकि खरगोश की आंखें लानी थी इसलिए बांदी भी उनके साथ चली गई। राजा बासिक का महल में आने का समय हो रहा था तो बांदी तुरंत जाकर खरगोश की आंखें ले आई और आकर रानी को सौंप दी और अपने घर दासी चली गई। थोड़ी देर बाद राजा बासिक महल में आए और देखते ही रानी अपने सामने दो छोटी छोटी आंखें रखे हुए है और उन्हें देखते हुए लगातार रोती जा रही है। जब राजा ने रानी की यह हाल देखा तो उसे सच में यकीन हो गया कि रानी ने राजकुमारी को मरवा दिया है। राजा के दिल में रानी के लिए बहुत प्रेम उमड़ आया। राजा बासिक ने जाकर रानी को गले से लगा लिया और कहने लगे, महारानी आप दुखी मत हो, भगवान ने चाहा तो अगली बार हमारे एक राजकुमार अवश्य जन्म लेगा। राजा बासिक व रानी की रात बहुत ही जले कटे शब्दों में कटी और सुबह हुई तो राजा ने दोनों आंखों को बहुत ही श्रद्धा से नदी में प्रवाहित कर दिया। राजकुमारी का अंतिम संस्कार कराया गया और अपने दरबार में चले गए। उधर रतन सेठ और सेठानी शीला ने एक पंडित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। पंडित ने कहा, सेठ जी कन्या तो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसका नाम हल्दे रखता हूँ। आप इस कन्या को दुनिया की नजरों से बचा कर रखना, इसे नजर भी लग सकती है क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही सुंदर है। पंडित जी की बातों से सेठ व सेठानी काफी खुश हुए। उन्हें पंडित जी को दान दक्षिणा दी और पंडित जी वहां से चले गए। उधर राजा बासिक दरबार लगाकर अपने मंत्री और योद्धाओं को बुलाकर आगे की समस्या के बारे में विचार करने लगे। आखिरकार काफी विचार विमर्श के बाद राजा ने एक समस्या का निष्कर्ष निकाल लिया। इस समस्या को कैसे करना है और एक पंडित को बुलाकर राजा पारिक के नाम एक संदेश लिखवाया। प्रिय मित्र पारिक, हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके महल में राजकुमार परीक्षित ने जन्म लिया है, किंतु मित्र आपको जानकर दुख होगा, हमारे महल में एक मृत राजकुमारी ने जन्म लिया है। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। प्रिय मित्र, आपका प्रिय मित्र बासिक। इतना संदेश लिखकर राजा बासिक ने एक दूत के हाथों यह पत्र जो राजा पारिक के राज दरबार में पहुंचाने के लिए दूत को भेज दिया। राजा बासिक का दूत अब जो राजा पारिक के दरबार में पहुंच गया। सभा में मौजूद सभी जन काफी प्रसन्न हुए। दूत का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। दूत भी राजा पारिक की स्वागत शैली से काफी प्रभावित था, लेकिन इस कार्य कुशलता के बाद उसके जहन में अब एक डर ने जन्म ले लिया कि उस झूठे संदेश का डर जो राजा बासिक ने पारिक के लिए भिजवाया था। आखिरकार अब वह घड़ी आ चुकी थी जब राजा पारिक को संदेश पढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही एक पंडित ने संदेश पढ़कर सुनाया तो राजा पारिक, मंत्रीगण व सभा में सभी मौजूद जितने भी मंत्रीगण थे सभी चकित रह गए। सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। आखिर सब सोचने को मजबूर हो गए कि यह सब कैसे हुआ। चूंकि दूत राजा बासिक के लोक से था, इसलिए राजा पारिक ने सभा में सन्नाटा तोड़ते हुए कहा कि जब तक यह दूत हमारी नगरी में रुकना चाहे रुक सकता है, तब तक इसकी मेहमान नवाजी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जब भी इनका जाने का मन हो, खजांची से कहकर इन्हें अच्छी अच्छी भेंटें उपहार में दी जाएं। दूत को तो अतिथि गृह में भेज दिया गया, किंतु राजा पारिक भी इतने भोले और नासमझ नहीं थे। वह केवल दूत के हाथों भेजे गए एक संदेश पर विश्वास कर लेते। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने राज्य के ज्ञानी पंडितों की सभा एकत्रित होने का हुक्म दिया। पंडित को जैसे ही राजा का समाचार मिला तो वे सभी अपने अपने पोथी पत्रा उठाकर राज दरबार में इकट्ठे हो गए। जो पंडित सबसे बुजुर्ग थे, यानी जो चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए राजा ने पालकी भिजवाई थी, क्योंकि ज्यादा बुजुर्ग पंडित ज्यादा बड़े विद्वान माने जाते थे। वे किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में समर्थ होते थे। क्योंकि यह मामला काफी गंभीर था, इसलिए उन्होंने सभी को उपस्थित होने के लिए कहा था। जब सभी पंडित राज दरबार में इकट्ठे हो गए तो राजा पारिक ने कहा, नमस्कार पुरोहितों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे राज्य को चलाने में आप जैसे विद्वानों का विशेष भूमिका रही है।
जब हमारी नगरी में कोई संकट आया है तब तब आप लोगों ने हर समस्या का समाधान निकाला और हमें विकट से विकट परिस्थितियों से निकाला है। आज एक ऐसा ही संकट हमारी नगरी और हमारे स्वाभिमान पर आन पड़ा है। पंडित जी बोले, बताइए महाराज, किस प्रकार हम आपकी सहायता कर सकते हैं? तो राजा पारिक ने राजा बासिक के साथ हुई मुलाकात और राजा बासिक द्वारा भेजे गए संदेश का सारा विवरण पंडितों को पढ़कर सुना दिया। अब राजा बोले, तो बताइए, आप अपने पोथी पत्रा खोल और इस समस्या का विवरण मुझे बताइए, इसका क्या हल है? राजा बासिक अपने संदेश के माध्यम से कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। उन दिनों पंडित ही एक ऐसा जरिया होते थे जो हर बीता हुआ कल और आने वाले कल के बारे में सही जानकारी बता सकते थे। राजा की सारी कहानी सुनने के बाद सभी पंडित अपनी अपनी पोथी खोलकर कार्य में जुट गए। अपने कार्य में जुटे हुए पंडितों को एक दिन पूरा बीत गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरा दिन, आखिर में तीसरे दिन की शाम सारे पंडित अपने अपने निर्णय पर पहुंच गए। सभी पुरोहितों ने अपनी अपनी जानकारी सबसे बुजुर्ग पंडित को बता दी और कहा कि हम सब की तरफ से आप ही महाराज को अपने मुंह से सारी बात बताएं। बुजुर्ग पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं राजा पारिक से बता दूंगा कि राजा बासिक से आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, सिर्फ अपनी इतनी ही कि उनकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है और आपकी रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। उनका मानना है यदि उनकी कन्या आपके राज्य में ब्याहेंगे तो लड़की वालों की तरफ से होने के कारण उनका सिर सदैव आपके सामने झुकाना पड़ेगा। अपने इस अपमान से बचने के लिए उन्होंने कन्या को मरवाने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या जिंदा है, राजा बासिक की नगरी में ही है, उसका पालन पोषण किया जा रहा है। किंतु महाराज, राजा बासिक को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। महाराज, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, नागलोक में जाकर अपनी पुत्र वधू को बल द्वारा पृथ्वी पर लाने का निर्णय अपने जहन में कभी मत लाना, क्योंकि राजा बासिक नागों का देवता है। उसके पास बहुत बलधारी नागों का समूह है, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। राजा पारिक कहने लगे, तो क्या मेरी पुत्र वधू नागलोक से कभी पृथ्वीलोक पर आएगी नहीं? इसके लिए कोई रास्ता बताओ। तब बुजुर्ग पंडित ने कहा, महाराज, इसका केवल एक ही रास्ता है। जब वह कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी तो राजा बासिक को कोढ़ नामक एक रोग होगा और उस रोग को ठीक करने के लिए राजा बासिक को नागलोक से में कहीं भी दवा नहीं मिलेगी। वे इस रोग से तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब उनकी कन्या न्याहल्दे पृथ्वी लोक पर जो भालरा नामक कुआं है उससे पानी भरकर राजा बासिक को स्नान कराएगी। राजा कहने लगे कि क्या यही एकमात्र उपाय है जिससे राजा बासिक कोढ़ से जो निजात पा सकते हैं? इसलिए महाराज, कृपया कर उस कन्या को 18 वर्ष की होने दे। जब वह भालरा कुआं पर अपना पानी भरने आएगी तब तुम उसे राजा परीक्षित को भेजकर राजी से या गैर राजी से उसको अपनी पुत्र वधू को ला सकते हो। इतनी बात कहकर सभी पंडित अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, अब हमें जाने की इजाजत दे। राजा पारिक ने सभी पंडितों को भारी दक्षिणा देकर विदा किया और आने वाले 18 वर्षों के बारे में सोचने लगे। अब समय जो है धीरे धीरे बीत रहा था। उधर राजा बासिक की नगरी की ओर चलते हैं, उधर 1 वर्ष बीत गया, फिर 5 वर्ष, 10 वर्ष और ऐसे करते करते अब न्याहल्दे 18 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा बासिक अपने घोड़े पर सवार होकर नगर के बाजार की सैर कर रहे थे तो अचानक रतन सेठ की हवेली की छत पर राजा को एक लड़की दिखाई दी जो कि बहुत ही सुंदर थी। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान में 2 सूरज निकले हों, लेकिन ध्यान से देखने पर राजा को पता लगा कि वह नौजवान रूपमती लड़की छत पर अपने बाल सुखा रही थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और मानो उसका रूप के आगे सूरज भी जो फेल हो रहा था। राजा बासिक उसकी सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गए कि उनके मन में उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। राजा बासिक इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि जिससे वह विवाह करना चाहते हैं उनकी ही पुत्री है। सत्य का जमाना था, उस समय पाप की बहुत बड़ी सजा मिलती थी। तो राजा बासिक को उसी समय शरीर में खुजली चलना शुरू हो गई। जब उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह करने का निर्णय लिया और महल में पहुंचते पहुंचते खुजली इतनी तेज हो गई कि राजा पागलों की तरह पूरे शरीर को खुजलाने लगे। यही वह वक्त था जब राजा बासिक कोढ़ नामक रोग की गिरफ्त में आ चुके थे। अब राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा। रोग ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। एक से एक नामी वैद्य हकीमों को बुलाया गया।
सभी ने अपनी अपनी दवाइयां दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर सब विफल होने के बाद राजा ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों की एक सभा बुलाई। सभी पंडित उस सभा में इकट्ठे हो गए तो राजा बासिक ने कहा, पंडितों, अपनी पोथी पत्रा खोलकर और अपना दिमाग इस्तेमाल करके बताइए कि मैं इस भयंकर बीमारी से कैसे निजात पा सकता हूँ जो दिन रात मेरे पूरे शरीर को खाए जा रही है। इसका कोई उपाय बताओ। राजा का हाल देखकर सभी जो पंडित थे सभी चौंक गए। फिर वे अपनी अपनी पोथी पत्रा खोलकर बैठ गए। निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते उन्हें सुबह से शाम हो गई। सभी समस्या की जड़ तक पहुंच गए किंतु कोई भी पंडित कुछ बोल नहीं रहा था। सब राजा के खिलाफ उस षड्यंत्रकारी योजना को बताते हुए काफी डर रहे थे जो रानी ने उनके खिलाफ बनाई थी। काफी वक्त गुजरने के बाद जब किसी भी पुरोहित ने मुंह नहीं खोला, कोई शब्द नहीं उनके मुंह से निकला, तो राजा वासिक काफी गुस्से में आ गए और बोले, क्या हो गया है? क्या तुम्हारी विद्या विफल हो गई है? क्या हमारे राज्य में ज्ञानी पंडितों की उपाधि देना बंद कर दें? कोई ऐसा ज्ञानी पंडित नहीं है जो कि बता सके हमें इसका कोई उपाय? फिर भी किसी पंडित ने अपना मुंह नहीं खोला। फिर राजा वासिक ने कहा, ठीक है, आज आप सब अपने अपने घर जाइए और समस्या पर विचार कीजिए। यदि कल आप लोगों ने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया तो याद रखना, मैं आप सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनने के बाद सभी पंडित डरते डरते अपने घर चले गए। घर जाकर पंडितों ने चौपाल में एक सभा बुलाई और उनमें से एक ने कहा, देखो भैया, यदि हम राजा को सही बताएंगे तो भी मारे जाएंगे और नहीं बताएंगे तो भी मारे जाएंगे। आखिर में हम क्या करें? फिर सभी पंडित एक बुजुर्ग पुरोहित के चरणों में गिरकर कहने लगे, दादा, आप हम सभी में बड़े हैं, विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, कृपया आप ही इसका कोई हल निकालें। हमारे सामने इतने सारे भयभीत चेहरों को देखकर वह बुजुर्ग जो व्यक्ति था, राजपुरोहित था, वह बोला, ठीक है, मैंने तो अपनी उम्र जी ली है। मैं तो इस उम्र पर आ चुका हूँ कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरी तो उम्र बीत चुकी है। इसलिए राजा जो भी दंड देगा मुझे देगा, इसलिए कल मैं राजा को सब सत्य बता दूंगा। यह कहकर वे निर्णय लेते हैं कि कल जो भी बात होगी वह जो बूढ़ा पुरोहित है वही राजा को बताएगा। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पत्रा लेकर बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा बासिक के दरबार की ओर चल दिए। राजा का दरबार उस समय पर लगा हुआ था। चौपाल पर जैसे बुजुर्ग पंडित ने समझाया था उसी प्रकार सारे पंडित उनके पीछे बैठ गए। बुजुर्ग पंडित सबसे अधिक ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही राजा बासिक दरबार में उपस्थित हुए तो सभी पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया। राजा बासिक कहने लगे, हाँ तो पुरोहित जी बताइए, आपने अपनी विद्या से क्या जान लिया है? हमें कौन सा रोग हुआ है और इसका क्या कारण है? तब बुजुर्ग पंडित हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, महाराज, हमें आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है। आपको कोढ़ नामक रोग हुआ है जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। राजा बासिक बड़े आश्चर्य से कहते हैं, लंबी कहानी? कौन सी कहानी? बुजुर्ग पंडित कहता है, महाराज गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ संभोग करने का मन में विचार किया, इसलिए आपको इस भयंकर रोग ने आपको अपनी गिरफ्त में लिया है। राजा बासिक गुस्से में कहने लगे, ठहर जा पंडित, अगर अगला शब्द भी हमारे खिलाफ निकाला तो हम तुझे फांसी की सजा दे देंगे। यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। बुजुर्ग पंडित कहने लगा, लेकिन महाराज यही सत्य है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते। राजा बासिक कहने लगे, किंतु मूर्ख पंडित, यह तो सारे नाग लोग जानता है कि हमारी कोई पुत्री नहीं है। तब बुजुर्ग पंडित कहता है, महाराज क्षमा करें, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल महारानी दे सकती हैं। और हाँ महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि यह रत्ती भर भी गलत नहीं है। राजपुरोहित की बातें अब राजा धीरे धीरे से समझ में राजा को आने लगी। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी थी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। पुरोहितों की सारी बात सुनने के बाद राजा बोले, तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तब बुजुर्ग पंडित कहने लगा, महाराज, आप अपनी पुत्री को नकार रहे हैं, केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहाँ एक झालरा नामक कुआं है। यदि उस कुएं से राजकुमारी एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा कर लें, आपका रोग कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नागलोक में इसका कोई उपचार नहीं है।
अचानक राजा बासिक के दिमाग में कोई विचार आया और वे खड़े होकर महल की ओर चल दिए। वहां जाकर वे रानी से बोले, महारानी, हम जो भी आपसे पूछेंगे हमें केवल सत्य में जवाब चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रानी घबराने लगी। उसके मन में विचार आने लगा कि कहीं महाराज को राजकुमारी के विषय में तो मालूम नहीं चल गया, और आगे जो होना था वह सही साबित होने वाला था। रानी की जो शंका थी वह सही थी। रानी घबराते हुए कहती है, महाराज, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। तब राजा बासिक कहते हैं, रानी, क्या हमारी कोई पुत्री भी है? यह प्रश्न सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे। वह घबराते हुए बोली, महाराज, किंतु आपने तो उसे जन्म लेते ही मरवा दिया, क्या आप ये भूल गए? राजा बासिक कहते हैं, रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो परिणाम बुरे होंगे। हमें अभी इसकी सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है, और आप जानते हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सत्य क्या है यह हमें बता दीजिए। रानी अब शांत खड़े होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि रानी ने जरूर उनके खिलाफ कोई साजिश रची थी। रानी कहने लगी, महाराज, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं, या मुझे और भी कोई सजा दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनते ही राजा बासिक की आंखों में आंसू बहने लगे और बोले, रानी, भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूँ? मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती हुई नजर आ रही है। रानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई है तो कृपया करके हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगी। फिर राजा बासिक ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी बातचीत रानी को बता दी। रानी कहते, किंतु महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? क्योंकि मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने देना चाहती। राजा बासिक कहने लगे, रानी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और आपके साथ देने वाले किसी को भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखेंगे। पहले समय में वचन का बड़ा मोल होता था, इसलिए राजा ने रानी को वचन दे दिया। रानी कहने लगी, तो ठीक है महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपको सारा सत्य बता दूंगी। अब राजा ने जो रानी को वचन दे दिया था तो रानी ने कहा, ठीक है महाराज। तो फिर रानी ने शीला सेठानी और रतन सेठ बांधी और रानी खुद चारों ने मिलकर जो योजना बनाई थी सारी राजा को सुना डाली और कहा कि आज हमारी राजकुमारी 18 वर्ष की हो चुकी है, मेरी सहेली शीला सेठानी की हवेली में रहती है। रानी की बात सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गया और अपने माथे पर थप्पी मारकर कहने लगा, यानी हमारे राज पंडित बिल्कुल सच कह रहे थे, उसमें जरा भी झूठ नहीं है। और अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि जब वह उस नगर से गुजर रहा था शीला सेठानी की हवेली के सामने से, तब उसने उस कन्या को देखा था और उसको गलत नजरों से देखा था। अब उसको एहसास हो चुका था। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रसन्नता से रानी से पूछा, रानी, आपने हमारी राजकुमारी का नाम नहीं बताया। तब रानी कहने लगी, महाराज, पंडितों ने उसका नाम निहाल दे रखा है। राजा कहने लगे, वाह, जैसी हमारी राजकुमारी सुंदर है वैसा ही उसका नाम भी बहुत सुंदर है। राजा बासिक ने अपने वचन के अनुसार ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ राजकुमारी और सेठ सेठानी का महल में बहुत भव्य स्वागत किया। नागलोक में बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, आदर भाव अभिवादन किए जा रहे थे। शीला रतन सेठ का बहुत बड़ा सत्कार किया जा रहा था। रानी अपनी न्याहलदे पर बहुत लाड़ प्यार लुटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारिक के दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पंडितों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारा परीक्षित 18 वर्ष का बालिक हो चुका है, अब हमें आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। उनमें से एक पंडित ने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज, हमारे विचार से तो अब वक्त आ चुका है, अब राजकुमार को जो इस निर्णय से के बारे में बता देना चाहिए। राजकुमार परीक्षित को सभा में बुलाने का आदेश दिया जाता है। थोड़ी देर बाद राजा परीक्षित सभा में उपस्थित होते हैं और राज्य के पुरोहित, मंत्रियों और अपने पिता को सबको अभिवादन करते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, कहिए महाराज, हमें सभा में कैसे याद किया गया, क्या कारण है? तब राजा पारिक कहते हैं, पुत्र, हम काफी वक्त से आपको एक बात बताना चाहते थे, किंतु सही समय का इंतजार कर रहे थे और हमें लगता है आज वह सही समय आ गया है, इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित कहते हैं, अवश्य पिताजी। महाराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
फिर राजा पारिक ने राजकुमार परीक्षित को नागलोक के राजा वासिक से हुई मुलाकात और उनके बीच हुई वादों की सारी बातों की गठरी राजकुमार परीक्षित के आगे खोल दी और बताया कि कैसे अब राजा वासिक अपने वादे से मुकर रहे हैं, किंतु हमें अपनी वही पुत्र वधू चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त के लोग हम पर हंसें और हमें ताना दे कि राजा पारिक नागलोक वालों से डर गया, इसलिए उन्होंने नागलोक में राजकुमार की शादी नहीं की और कहीं और कर रहा है। इसलिए पुत्र, अब समय आ गया है जब आप हमारी पुत्र वधू को अपने महल में लेकर आए। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर वहां से चले गए। राजा पारिक के वहां से जाने के बाद राजकुमार परीक्षित ने पंडितों से आग्रह किया और बोले, कृपया कर आप बताइए कि मैं राजकुमारी को नागलोक से कैसे ला सकता हूँ। तब राजपुरोहित जी कहने लगे, राजकुमार, राजा वासिक को एक कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसकी असहनीय पीड़ा उनसे सही नहीं जा रही है। समस्त नागलोक के ज्ञानी वैद हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सकते। राजा वासिक केवल तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब राजकुमारी न्याहलदे पृथ्वी लोक पर जो झालरा नामक कुआं है उसे एक मटकी पानी ले जाकर अपने पिता को स्नान करा दे, नहीं तो वे इस रोग से कभी भी निजात नहीं पा सकते। और यही वह क्षण है जब राजकुमारी पृथ्वी लोक पर पानी भरने आएगी। वहां से आप राजकुमारी को राजी ना तो गैर राजी ला सकते हैं। और हाँ, गलती से भी नागलोक जाने का निर्णय मत कर लेना, क्योंकि वहां पर एक से एक बलधारी नाग योद्धा हैं, वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। परीक्षित कहने लगे, किसी स्त्री के साथ अप्रिय व्यवहार करना हमारे संस्कारों में नहीं है, किंतु मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब आगे का काम आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। पिताजी से कह दीजिएगा कि हम उनकी पुत्र वधू को लेकर अवश्य लेकर लौटेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह राजकुमार परीक्षित अपने साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेकर झालरा नामक कुएं पर पहुंच गए और वहीं पर अपना तंबू लगाकर डेरा डाल दिया और न्याहलदे के आने की प्रतीक्षा करने लगे। नागलोक में सारी स्वागत की क्रियाएं संपन्न होने के बाद राजा वासिक राजकुमारी न्याहलदे के सामने एक भिक्षुक की भांति धरती पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पुत्री, अनजाने में हमसे बड़ी बड़ी भूल हुई है, जिसकी हमें बहुत भयंकर सजा मिली है। कृपया हमारी गलतियों को क्षमा कर दो पुत्री, और हमें इस रोग से निजात दिलाने में हमारी सहायता करो। अब हमसे यह असहनीय दर्द सहन नहीं होता। पिता कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना ही निर्दयी क्यों ना हो, राजकुमारी न्याहलदे एक साफ और निर्मल हृदय की स्त्री थी। अपने पिता के इस हाल में देखकर उसके आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता का गलता हुआ शरीर और उससे उत्पन्न होने वाली असहनीय पीड़ा देखी नहीं गई। उसने अपने पिता को इस रोग से निजात दिलाने के लिए हर कठिन से कठिन कार्य करने की ठान ली। न्याहलदे कहने लगी, पिताजी, आप निसंकोच होकर बोलिए, आप किसी तरह का संकोच मत कीजिए। मैं आपको इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हर विकट से विकट परिस्थितियों से टकरा सकती हूँ। राजा अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर काफी प्रसन्न हुए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि आज भी उनकी पुत्री उनसे किसी बात का बैर भाव नहीं रखती है, जबकि राजा ने तो बचपन में ही पुत्री का जीवन लीला समाप्त करने का प्रयत्न किया था। राजा वासिक बोले, तो सुनो पुत्री, यदि आप हमने इस पीड़ा से निजात दिलाना चाहती हैं तो आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा, जहाँ एक झालरा नामक कुआं है। वहां से एक पानी की मटकी लाकर हमें नहला दो तो हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। किंतु पुत्री, यह कार्य आपको बहुत ही समझदारी और चालाकी से करना होगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ऐसे कई मानव हैं जो हमारे दुश्मन बन बैठे हैं और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसी भी मनुष्य से संपर्क में मत आना, और यदि आपसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो यह मत भूलना कि आप एक नाग कन्या हैं। उसे डसकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। न्याहलदे कहने लगी, आखिर पिताजी, मनुष्य हमसे दुश्मनी का बैर क्यों रखते हैं? तब राजा वासिक कहते हैं, पुत्री, बात उस वक्त की है जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। एक बार हम पृथ्वी लोक पर शिकार खेलने के लिए गए थे, और फिर राजा वासिक ने पूरी कहानी न्याहलदे को सुना दी। जो मुलाकात राजा पारिक से हुई थी, और पूरी कहानी सुनाने के बाद बोले, पुत्री, अब राजा पारिक और पृथ्वी लोक के वासी सभी हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं, मनुष्य से संपर्क में बिल्कुल मत आना, बिल्कुल भी मनुष्य से कोई रिश्ता मत रखना, क्योंकि वे जिद करके बैठे हैं कि हमने तो परीक्षित की सगाई न्याहलदे से कर दी और अब वही राजकुमारी ब्याह कर लाएंगे, किंतु हम आपको मनुष्य से ब्याहना नहीं चाहते। न्याहलदे बोली, ठीक है पिताजी, कल सुबह होते ही मैं पृथ्वी लोक के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दूंगी।
राजा वासिक ने चैन की सांस लेते हुए अपनी पुत्री न्याहल्दे को सीने से लगा लिया। अगली सुबह न्याहल्दे ने मटका उठाया और माता पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की यात्रा अपनी आरंभ कर दी। अब जैसे ही न्याहल्दे पृथ्वीलोक के झालरा कुएं पर पहुंची तो क्या देखती है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमार कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। किंतु वह राजकुमारी के तरफ अपनी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था। राजकुमारी को अपने पिता की कहानी याद आने लगी, इंसानों से दुश्मनी की कहानी, और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ये राजकुमार तो नहीं जिसकी हमसे सगाई तब कर दी गई थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। राजकुमार परीक्षित को देखकर राजकुमारी न्याहल्दे का चेहरा खिल उठा। राजकुमार परीक्षित पहली नजरों में ही न्याहल्दे के मन में समा गया था। ऐसा ही कुछ राजकुमार परीक्षित के साथ भी हुआ था। वे पहली नजरों में ही न्याहल्दे पर फिदा हो गए और न्याहल्दे से गहरा प्रेम करने लगे और सोचने लगे, हो ना हो यही मेरी न्याहल्दे है, यही मेरी महलों की महारानी है, यही मेरी जीवन संगनी है। दोनों के मिलन से पृथ्वी लोक का मौसम सुहाना होने लगा। शाम का समय था, चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। दोनों एक दूसरे को लगातार देखते जा रहे थे। अचानक न्याहल्दे ने अपनी रस्सी मटकी से बांधी और कुएं से पानी निकालने लगी। मटकी जब भरकर वह उठाकर चलने लगी तो राजा परीक्षित ने न्याहल्दे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहने लगे कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप ही नागलोक के राजा वासिक की पुत्री न्याहल्दे हैं। न्याहल्दे कहने लगी, देखिए राजकुमार, आप जानते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं, किंतु शायद आपको पता नहीं हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हमें पानी लेकर तुरंत नागलोक पहुंचना है। परीक्षित कहने लगे, राजकुमारी, हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे, किंतु जाने से पहले आपको हमारे सवालों को जवाब देना होगा। राजकुमारी कहने लगी, बोलिए राजकुमार, क्या पूछना चाहते हैं। अब राजकुमार परीक्षित कहने लगे, आखिर आपके पिता ने हमारे पिता से वादा खिलाफी क्यों की, आखिर उन्होंने ऐसे वादे क्यों किए जो उन्हें तोड़ने थे। राजा वासिक को ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वीलोक पर उनकी पुत्री ब्याहने से उनका सिर नीचे झुकेगा। हम नहीं जानते आपके पिताजी ने हमारे साथ वादा खिलाफी क्यों की है, किंतु हम अपनी बात पर अड़िग हैं और हम पृथ्वीलोक के वासी लोगों का यह भी कहना है कि हम किसी को कहने का यह मौका नहीं देंगे कि राजा पारिक व राजकुमार परीक्षित नागलोक से डर गई, इसलिए राजकुमारी न्याहल्दे को ब्याह कर ना ला सके। इसलिए राजकुमारी, कृपया करके आप हमारे साथ चलने का निर्णय लें, हम आपको पलकों पर बैठा कर रखेंगे। राजकुमार परीक्षित की बातें सुनकर राजकुमारी न्याहल्दे को अपने बचपन की कहानी याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, राजकुमार, हम मजबूर हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। आप तो जानते हैं, चाहे नागलोक या पृथ्वीलोक, हमें फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक कन्या हैं। हमारी तो जान भी बड़ी मुश्किल से बची थी, नहीं तो हम तो कब के मर चुके होते अगर हमारी माँ को हम पर दया नहीं आई होती। राजकुमार परीक्षित कहते हैं, राजकुमारी, इसलिए तो हम कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सभी अधिकार देंगे जो नागलोक में आपसे छीन लिए गए। न्याहल्दे कहती है, राजकुमार, अभी मुझे नागलोक जाना होगा, क्योंकि मैं अपने पिता से वादा करके आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें उस पीड़ा से निजात दिलाकर रहूंगी। अब मैं अपने पिता की तरह उन जो वादा खिलाफी नहीं करना चाहती। उन्होंने आपके साथ जो वादा खिलाफी की है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने पिता को रोग से निजात दिलाकर आपके पास जरूर वापस लौटूंगी। राजकुमार परीक्षित कहते हैं, किंतु राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि राजा वासिक और नागलोक के वासी इतनी आसानी से आपको हमारे पास आने देंगे। तब न्याहल्दे कहती है, राजकुमार, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं वापस जरूर लौटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सारी बात करने के बाद दोनों आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। चलते चलते न्याहल्दे बोली, राजकुमार, मेरा इंतजार करना, मैं वापस यहीं लौटूंगी। और न्याहल्दे पानी की मटकी लेकर चल देती है। अब राजकुमार न्याहल्दे को जाते हुए देखता रहता है। राजकुमार परीक्षित के वापस लौटने का वादा कर नागलोक की ओर न्याहल्दे चल देती है। चलते चलते राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह राजकुमार से वादा करके बुरी तरह फंस चुकी है। उसे मालूम था कि उसके पिता नागलोक के राजा वासिक अपनी पुत्री को पृथ्वीलोक पर कभी नहीं ब्याहेंगे, किंतु राजकुमारी अपने पिता की तरह वादा खिलाफी भी नहीं करना चाहती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजकुमारी के मन में एक योजना ने जन्म लिया, एक ऐसी योजना जिससे राजकुमारी के उदास चेहरे पर खुशी की चमक ला दी। इसी योजना के साथ राजकुमारी अब नागलोक में पहुंच गई। अपनी पुत्री को आता देखकर राजा वासिक व रानी काफी प्रसन्न हुए, अपनी पुत्री की बहादुरी का गुणगान करने लगे, जो पृथ्वीलोक से झालरा कुएं से पानी अकेली भरकर लाई थी। थोड़ी देर बाद राजा वासिक
खुले चौक में एक पटड़ा डालकर उस पर बैठ गए और बोले, पुत्री अब जल्द से जल्द हमें इस पवित्र जल से नहला दो ताकि हम स्वस्थ हो सके और इस रोग से छुटकारा पा सके। अब वक्त आ चुका था जब राजकुमारी को अपनी योजना आगे बढ़ानी थी। अपनी योजना के अनुसार राजकुमारी ने अपने हाथ का अंगूठा राजा बासिक के माथे पर रखकर सारा पानी सिर पर उड़ेल दिया, क्योंकि यह राजकुमारी ने जानबूझकर किया था और मटकी को फोड़ दिया। अब पानी राजा बासिक के पूरे शरीर पर पहुंच गया, लेकिन माथे पर जहां अंगूठे के चिन्ह थे वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया। राजा का सारा शरीर स्वस्थ हो गया, किंतु अंगूठे के कारण माथे का हिस्सा वैसा का वैसा रह गया। चूंकि राजा बासिक को इसकी भनक नहीं थी तो वह स्नान करके काफी प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने आईना मंगवाया और अपना चेहरा देखा तब उनकी नजर उस निशान पर गई जो उनके चेहरे पर काफी भद्दा दिख रहा था। क्योंकि निहालदे ने वह निशान जानबूझकर बनाया था, क्योंकि राजकुमारी की योजना यही थी ताकि राजा बासिक उन्हें दोबारा पानी लाने के लिए पृथ्वीलोक भेज सके। राजा बासिक आईना देखते हुए अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री आपने यह भूल किस प्रकार कर दी? यदि यह निशान हमारे शरीर के किसी अन्य भाग पर होता तो इतनी बड़ी दुविधा नहीं होती, किंतु यह तो हमारे चेहरे पर है जो काफी भद्दा दिखाई दे रहा है। हमें आपको खुद बहुत ही खेद से कहना पड़ रहा है कि आपको एक बार फिर झालरा कुआं जाना होगा ताकि हमारा चेहरा ठीक हो सके। निहालदे कहने लगी, क्षमा करें पिताजी, जो हम आपको अच्छी तरह स्नान न करा सके, किंतु आप चिंता न करें, हम दोबारा जरूर जाएंगे। निहालदे का मन प्रसन्नता से व्याकुल उठा, क्योंकि अब तो उसकी योजना सफल हो चुकी थी। मन ही मन निहालदे ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर और मटकी उठाकर पृथ्वीलोक की ओर चल दी। अब की बार वह सदा के लिए जा रही थी, इसलिए आंखों में आंसू भी थे और खुशी चेहरे पर खुशी थी, यानी कुछ गम तो कुछ खुशी। अब निहालदे तो चली गई, किंतु राजा बासिक के चेहरे पर वह निशान सदा के लिए रह गया। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जो काला नाग होता है उसके माथे पर एक निशान होता है, ध्यान से देखो, क्योंकि आम भाषा में सब कहते हैं ये गाय का निशान है, लेकिन यह वही निशान है जो उसकी पुत्री निहालदे ने दिया था। जैसे ही राजकुमारी निहालदे झालरा कुआं पर पहुंची तो देखती है कि राजकुमार परीक्षित पहले से ही वहां पर बैठकर राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार परीक्षित ने जैसे ही निहालदे को देखा तो उसका मन मयूर नाच उठा और एक खुशी की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। निहालदे भी आंखों में आंसू भरकर राजकुमार से कहने लगी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ आई हूँ, अब आप मुझे जहाँ चाहे ले चलेंगे, मैं वहीं चलने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार परीक्षित निहालदे को लेकर अपने महल में आ गए, जहाँ खूब जोर शोरों से उनका स्वागत किया गया। राजा पारिक ने अपनी पुत्र वधू को देखकर काफी प्रसन्न हुए। पृथ्वीलोक का हर प्राणी काफी प्रसन्न था, मानो उन्होंने नागलोक से राजकुमारी को छीन ली हो। वहां दूसरी तरफ राजा बासिक को इंतजार करते करते सारा दिन बीत गया। धीरे धीरे रात होने लगी। अब राजा को एक गहरी चिंता सताने लगी। आखिर क्या हुआ होगा हमारी पुत्री के साथ? एक अनजान सा भय से राजा कांप रहे थे। यही हाल रानी का भी था। वह भी इसी चिंता में डूबी जा रही थी कि हमारी पुत्री अभी तक क्यों नहीं लौटी। परिणाम यह हुआ कि राजा और रानी ने सारी रातें करवटें बदलते हुए बिताई। सुबह होते ही राजा ने अपने सभी दूतों को दरबार में इकट्ठा किया और उन्हें झालरा कुआं जाकर राजकुमारी के साथ घटित होने वाली घटना का पता लगाने का आदेश दिया। सभा समाप्त होने के बाद जो सबसे श्रेष्ठ दूत थे उनको झालरा कुआं भेज दिया गया। जब दूत झालरा कुआं पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मटकी तो वहां पर फूटी पड़ी और घोड़े के पैरों के निशान थे। कुएं के चारों ओर देखकर दूतों ने अनुमान लगाया कि हो ना हो घोड़े वाला ही अवश्य राजकुमारी को लेकर गया है। अब दूत घोड़े के पदचिन्हों का पीछा करते करते राजा पारिक की नगरी में पहुंच गए। अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो अवश्य राजकुमार परीक्षित ही राजकुमारी का अपहरण करके जो अब इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना को जानने के बाद नागलोक के दूत वापस नागलोक चल दी। नागलोक में राजा वासुकी दूतों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजा ने दूतों को देखा तो लपक कर उनके पास आकर कहने लगे, जल्दी बताओ क्या समाचार लाए हो। जब दूतों ने राजा बासिक को पूरी घटना बताई तो राजा सुनकर चक्कर खाने लगा और बोले, आखिर वही हुआ जिसका डर था। राजा बासिक बोले, हमारी राजकुमारी को राजकुमार परीक्षित ले गया, किंतु हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम अपने विष से राजा की सारी नगरी को समाप्त कर देंगे। वह अपने सांपों का एक ऐसा जखीरा पृथ्वीलोक पर भेजूंगा जिससे राजा पारिक की रूह कांप जाएगी और उसे हमारे कदमों में गिरने पर मजबूर कर देगी। राजा बासिक ने नागलोक के सभी शक्तिशाली नाग योद्धाओं को तुरंत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। महाराज का हुक्म सुनते ही सभी नाग योद्धा दरबार में एकत्रित हो गए।
राजा बासिक ने 7 पान का बीड़ा सभा के बीच में डाल दिया और बोले, जो भी योद्धा हमारे दुश्मन को परास्त कर हमारी राजकुमारी को सुरक्षित हमारे पास ले आएगा, वह इस 7 पान के बीड़े को खाए। लेकिन 7 पान के बीड़े को खाने की किसी भी नाग योद्धा ने हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर बीड़े का पान कुमलाने लगा तो योद्धाओं का यह हाल देखकर राजा बासिक आग बबूला हो गए और बोले, आखिर भूरिया तुझे क्या हो गया है? तेरी भुजाओं में तो वह पहले जैसा विष नहीं रहा है, बल नहीं है। तेरा शरीर से क्या विष सूख चुका है? क्या तू भूल गया तूने बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त किया है? चूंकि भूरिया नाग समस्त नागों में सबसे शक्तिशाली था और नाग योद्धाओं में वह सबसे बड़ा नाम भूरिया का ही था, इसलिए अपने बारे में ऐसी जली कटी बातें सुनकर भूरिया को गुस्सा आ गया और क्रोध में खड़े होकर पान का बीड़ा चबा गया और बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं राजा पारी के पूरे खानदान को ही हम लोग पहुंचा दूंगा और राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आऊंगा। यह कहकर भूरिया नाग जो राजा बासिक को नगर की ओर चल दी। भूरिया नाग पृथ्वीलोक की एक लंबी यात्रा करते हुए राजा पारिक की नगरी में पहुंच गया और एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बाजार व गलियों में घूमने लगा, नगरी का जायजा लेने लगा। नगरी को बारीकी से परखते हुए भूरिया नाग ने महसूस किया कि नगरी के बाजारों में काफी चहल पहल थी। सभी लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे। कहने का मतलब सभी लोग खुश थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस नगरी में कोई दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। पारिक की नगरी की इस अवधारणा ने भूरिया ना जाने क्यों आकर्षित कर लिया, लेकिन इन सब को एक तरफ रखते हुए भूरिया नाग अपने काम को अंजाम देने में जुट गया। अंजाम था राजा पारिक व उसके खानदान का खात्मा, इसलिए वह अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होने लगा। अंधेरे की काली छाया नगरी के चारों तरफ से घेरने लगी, किंतु इस बार काली छाया लेकर आई थी उन सब का खात्मा, जिससे वे सभी अनजान थे। अंधेरा होने के बाद भूरिया नाग महल के पीछे गया और चारों तरफ देखकर यह तसल्ली की कि यह कार्य करते उसे कोई नहीं देख रहा। फिर वह अपने असली नाग रूप में आ गया और महल में प्रवेश कर गया। नाग रूप में भूरिया ने सबसे पहले राजा पारिक के कक्ष में प्रवेश किया, राजा रानी को डस लिया। फिर वह राजकुमार परीक्षित के कक्ष में गया और उन्हें भी डस लिया। उसके बाद भूरिया नाग हर उस कक्ष में गया जहाँ राजा का कोई ना कोई करीबी रहता था और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि भूरिया नाग को यह नहीं पता था कि राजकुमारी निहालदे स्वयं अपनी मर्जी से राजकुमार परीक्षित के साथ आई थी। इसलिए वह राजकुमारी निहालदे के पास गया और बोला, पुत्री निहालदे, मैंने उन सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार आया हूँ जो तुम्हारा जबरदस्ती अपहरण कर लाए थे। अब तुम सुरक्षित मेरे साथ नागलोक वापस चल सकती हो, वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने चाचा भूरिया नाग के मुख से ऐसे अशुभ समाचार सुनकर राजकुमारी निहालदे के हाथ पैर घबराहट के मारे फूलने लगे। वह जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए बोले, अरे पापी, तूने यह क्या कर दिया? मेरी पूरी की पूरी गृहस्थी उजाड़ दी। कौन कहता राजकुमार परीक्षित मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे? मैं स्वयं अपनी मर्जी से उनके साथ आई थी। अरे पापी, तूने यह क्या कर दिया? तू यह नहीं जानता ससुराल में दुल्हन की केवल अर्थी ही निकल सकती है। इस अनर्थ के लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। इतनी बात सुनकर भूरिया नाग बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत नागलोक की ओर चल दिया। वहां निहालदे रोती रही। नागलोक पहुंचते ही सबसे पहले दरबार में गया और राजा बासिक जो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। भूरिया को दरबार में देखकर राजा बासिक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई और बोले, भूरिया, हमारी पुत्री निहालदे कहाँ है? जल्दी बताओ, हमें बेचैनी हो रही है। अपनी ही भतीजी के मुख से ऐसे कटीले शब्द सुनकर भूरिया नाग का हृदय छलनी हो चुका था। अपने निराश मन से वह बोला, महाराज, मैंने राजा पारिक और उसके खानदान को मौत के घाट उतार दिया। किंतु फिर भूरिया ने नगरी में जो घटना घटी वह सारी राजा बासिक को सुना दी। भूरिया की सारी बातें सुनने के बाद राजा बासिक आग बबूला हो गए और बोले, ये क्या कह रहा है तू? भूरिया ने कहा, वास्तव में हमारी पुत्री ने आने से इनकार कर दिया। भूरिया नाग बोला, मुझे खेद है यह कहते हुए कि यही सत्य है महाराज। यह सारी वार्ता सभा में बैठे पंडित भी सुन रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा, महाराज, आपकी वार्ता में दखल देने के लिए क्षमा करें, किंतु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बासिक बोले, बोले पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी बोले, महाराज, मैं कहना चाहता हूँ कि भूरिया नाग ने वहां जाकर जो सब व्यर्थ किया है, अनर्थ हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। राजा बासिक कहने लगे, क्या व्यर्थ किया है? आप कहना क्या चाहते हो ब्राह्मण? पंडित कहने लगे, महाराज, पृथ्वी लोक पर धनंतर नाम का एक वैद्य है जो सांप के काटे हुए को कभी नहीं मरने देता। केवल उसी के देखने मात्र से घातक नाग का विष उतर जाता है। राजा बासिक
कहने लगे इसका मतलब है वे वह वैद्य सबको पुनः जीवित कर देगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नागलोक जहाँ राजा पारिक व राजकुमार परीक्षित की मृत्यु की खुशखबरी मनाई जानी थी, केवल धनंतर वैद्य के नाम से ही उन सबके होश उड़ गए। उधर न्याहालदे के जोर जोर से चिल्लाने पर धीरे धीरे सभी मंत्रीगण राजा पारिक के कक्ष में एकत्रित होने लगे। राजा रानी का ऐसा हाल देखकर सबके होश उड़ गए। महल में मातम छा गया। तभी उनमें से किसी ने धनंतर वैद्य का जिक्र किया। अपने राजा और रानी राजकुमार के प्राण बचाने के लिए सभी मंत्रीगण वैद्य के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। धनंतर वैद्य को उस समय देवताओं का वरदान प्राप्त था। यदि उसकी नजर सांप के कटे हुए आदमी पर पड़ जाए तो जहर स्वयं खत्म हो जाता था। इसी कारण धनंतर वैद्य के 1600 शिष्य थे जो प्रतिदिन शिक्षा उनसे लेते थे। मंत्रीगण घबराते घबराते हुए धनंतर वैद्य के आश्रम में पहुंच गए और बोले, वैद्य जी गजब हो गया। राजा पारिक व उनके सारे परिवार को नाग ने डस लिया है और वे सभी बेसुध पड़े हुए हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। कृपया आप जल्दी चलिए। इतना सुनते ही धनंतर वैद्य तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से बोले, जल्दी चलो, हमें राजा पारिक की नगरी पहुंचना होगा। थोड़ी देर बाद सभी महल में पहुंच गए। जब धनंतर वैद्य राजा पारिक के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत नाग के काटे हुए स्थान पर अपनी दृष्टि डाली और राजा पारिक व रानी खड़े हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा और रानी अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे। उसी प्रकार धनंतर वैद्य ने सभी को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। राजा पारिक कहने लगे, वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप नहीं होते तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वैद्य जी कहने लगे, किंतु महाराज आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि यह नागलोक पूरे परिवार को ही समाप्त करना चाहता है? जो नाग है। फिर राजा पारिक ने धनंतर वैद्य को राजा बासिक के साथ हुई खुद की मुलाकात और राजकुमारी न्याहालदे को लाने तक की सारी कहानी बता दी। सारी कहानी ध्यान से सुनने के बाद वैद्य जी बोले, महाराज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। शायद आप नहीं जानते, राजा बासिक बड़ा ही जिद्दी है। वह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैं आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। यदि मैं आपको समय पर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। राजा पारिक कहने लगे, तो वैद्य जी कृपया आप कोई इसका समाधान बताइए। तब वैद्य जी कहने लगे, देखिए महाराज, आप सभी को नागलोक से तब तक खतरा है जब तक राजकुमार परीक्षित व राजकुमारी न्याहालदे आपके साथ रहते हैं। यदि आप उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दें तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा पारिक कहने लगे, किंतु महाराज पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ नाग ना पहुंच सके? तब धनंतर वैद्य महाराज से कहने लगे, महाराज आप समुद्र के बीच में एक कंचन महल बनवाइए। राजकुमार परीक्षित और राजकुमारी न्याहालदे को उस महल में भेज दीजिए क्योंकि नाग पानी में नहीं घुसते और यदि घुसे तो डूब कर मर जाएंगे क्योंकि नागों की दुश्मनी परीक्षित से है। इसलिए वे सब परीक्षित को मारना चाहते हैं और हमारे ख्याल से वे अब आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जब उन्हें मालूम होगा कि राजकुमार परीक्षित न्याहालदे कंचन महल में रहने लगे हैं तो आपकी नगरी में वो आएंगे ही नहीं क्योंकि उनका मकसद तो कंचन महल होगा। राजा पारिक कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज वैदराज, हम कल ही समुद्र के बीच में कंचन महल का निर्माण आरंभ करते हैं। किंतु जब तक कंचन महल तैयार नहीं होता जाता कृपया आप तब तक हमारे साथ रहिए। आपको महल में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। धनंतर वैद्य कहने लगे, ठीक है। अगली सुबह ही समुद्र में कंचन महल का निर्माण आरंभ कर दिया गया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो राजकुमार परीक्षित और न्याहालदे को कंचन महल में रहने के लिए भेज दिया। अब राजकुमार परीक्षित व न्याहालदे को कंचन महल में भेज दिया गया था। चूंकि वहां दोनों सुरक्षित थे इसलिए वहां शांति से रहने लगे। इधर धनंतर वैद्य ने भी महाराज से आज्ञा ली और अपने आश्रम की ओर चल दिया। उधर नागलोक के राजा बासिक ने फिर एक पान का बीड़ा सभा के बीच में फेंका और बोले, जो भी नाग योद्धा धनंतर वैद्य का अंत कर सकता है वह इस पान के बीड़े को चबाए। सभी नाग योद्धा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे क्योंकि किसी भी नाग योद्धा में वैदराज को खत्म करने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी वैद्य को अच्छी तरह से जान चुके थे। वैद्य में केवल अपने मंत्रों द्वारा उन्हें भस्म करने की शक्तियां विराजमान थी। उन्होंने सभी नाग योद्धा भयभीत थे जिससे आखिर बीड़े के पान को दोबारा कुमलाने लगा। तो राजा बासिक अब की बार तक्षक नाग से कहने लगे। तक्षक बोला कि बोलिए। तक्षक नाग भूरिया तो अपने कार्य में सफल होकर भी असफल रहा, किंतु क्या तुम्हारे अंदर भी विष सूख चुका है? क्या अब तुझे भी मौत का भय सताने लगा है? यदि ऐसा ही है तो जा ले
शरण उन पृथ्वीवासियों की और छुप जाऊं उनके दामन में। तक्षक नाग अपने बारे में ऐसी कड़वी बातें सुनकर काफी क्रोधित हुआ। वह फुंकारता हुआ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरे बारे में ऐसा तो मत बोलिए। कुछ तो विचार किया होता। भला ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए पूर्ण नहीं किया? आपने मुझे आज तक जो भी कार्य दिया मैंने उसे हमेशा किया और विजय होकर लौटा। मैंने आपको कभी निराश नहीं होने दिया। आज भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप चिंता न करें, मैं पृथ्वीलोक जाकर उस वैद का अंत करके ही वापस आऊंगा। फिर तक्षक नाग राजा बासिक से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। पृथ्वीलोक पहुंचकर तक्षक नाग ने ब्राह्मण का भेष बनाया और वैद राजा धनंतर के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा आश्रम में कोई नहीं है। आखिर तक्षक नाग वहां छुपकर धनंतर वैद के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं लौटा तो तक्षक को क्रोध आने लगा। वह धनंतर वैद को ढूंढने की रणनीति बनाने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी की तरफ पड़ी जो आश्रम से कुछ ही दूरी पर थी। तक्षक नाग तुरंत दौड़कर उस झोपड़े के पास पहुंचा जिसमें एक गरीब किसान का परिवार रहता था। वहां जाकर तक्षक बोला, कोई है जो इस बूढ़े ब्राह्मण को पानी पिला सके? आवाज सुनकर किसान की जो पत्नी थी झोपड़ी से बाहर निकली और बोली, कृपया बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूँ। पानी पीकर तक्षक किसान ने बोला, मेरे पुत्र को एक जहरीले सांप ने डस लिया है जिससे उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है। इसलिए मैं धनंतर वैद्य को बुलाने उनके आश्रम में जा रहा हूँ, किंतु मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं धनंतर वैद्य मुझे कहाँ मिलेगा? किसान कहने लगा, पंडित जी, धनंतर वैद्य तो राजा पारिक की नगरी में गए हुए हैं। पता चला है कि राजा पारिक और उनके पूरे परिवार को किसी जहरीले सांप ने डसकर मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की थी, किंतु अब वे वहीं सभी स्वस्थ हैं। वैदराज धनंतर ने उन सभी के प्राणों को बचा लिया, क्योंकि उनका भी जो भी वैद्य से मिलना जरूरी है, तो आप क्यों ना उनकी राजा पारिक की नगरी चले जाएं अगर आपको ज़्यादा ही जरूरी है। तक्षक नाग किसान का धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज पारिक की नगरी की ओर चल दिया। 2-4 मील चलने के बाद उसने विचार किया, राजा पारिक की नगरी जाने से आखिर उसे क्या फायदा होगा? वहाँ तो सभी नागलोक के दुश्मन हैं। अगर किसी को जरा भी भनक हो गई तो कुछ भी हो सकता है। क्यों ना मैं यहीं छुपकर वैद्य का इंतजार करूं। और जो राजा का इंतजार करने लगा वह वैद्य का, और राजा तक जो नागराज तक्षक था वह वहीं बैठकर वैद्यराज का इंतजार करने लगा। इधर तक्षक नाग ने अपना डेरा रास्ते में जमा लिया था और उधर वैद्यराज धनंतर राजा पारिक से विदा लेकर 1600 शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ नागलोक के राजा बासिक ने अपने दूतों को पृथ्वीलोक जाकर तक्षक पर निगरानी रखने का हुक्म दिया ताकि मुसीबत में उनकी सहायता की जा सके। महाराज का हुक्म सुनकर दूत तुरंत पृथ्वीलोक की ओर चल दिए और पृथ्वीलोक पर पहुंचकर तक्षक की आंखों में धूल झोंक कर पास के जंगल में ही छुपकर तक्षक की निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद धनंतर वैद्य की जो अपने शिष्यों के साथ उसी मार्ग से चले आ रहे थे। आगे शिष्य धनंतर वैद्य के आगे चल रहे थे और आधे शिष्य पीछे चल रहे थे। बीच में धनंतर वैद्य बड़े ठाठ से चल रहे थे। उनके कदमों की उड़ती धूल आकाश में एक गोलाकार आकृति बना रही थी। अब जैसे ही तक्षक की नजर उसके शिष्यों पर पड़ी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक बहुत ही सुंदर सोने की छड़ी का रूप धारण कर बीच रास्ते में गिर गया। इधर जो शिष्य धनंतर वैद्य के आगे चल रहे थे उन सभी ने छड़ी को हथियाने के लिए दौड़ लगा दी, जो कि छड़ी दूर से ही चमक रही थी, इसलिए उन्हें इसे देखने में कठिनाई नहीं हुई। छड़ी उठाने के लिए शिष्य ऐसे टूटे मानो जैसे काफी दिन बाद भूखे आदमी को खाने की प्लेट मिल गई हो। छड़ी की चमक से शिष्यों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। हर कोई उसे पाने के लिए उतावला था। एक कहने लगा, ये छड़ी मेरी है, इसे दूर ही से ही देख लिया था मैंने। दूसरा बोला, लेकिन मैंने इसको सबसे पहले छुआ है, इसलिए ये मेरी है। छड़ी को पाने के लिए उनका लालच इतना बढ़ चुका था कि अब वे झूठ का सहारा लेने लगे। शिष्यों का आपसी संघर्ष देखकर धनंतर वैद्य भी वहां पहुंच गए और बोले, क्या हुआ शिष्यों, आप किसकी बातों को लेकर तनाव कर रहे हैं? तभी उनमें से एक शिष्य बोला, महाराज, ये सभी इस सोने की छड़ी को हथियाने के लिए विवाद कर रहे हैं। अब वैद्य जी जो शिष्यों का विवाद समाप्त करने के लिए छड़ी उनसे छीन ली और खुद के गले में टांग ली। अब शिष्यों का झगड़ा खत्म हो गया और वे सभी वैद्यराज के आगे आगे चल दिए। दोस्तों, छड़ी को अपने गले में डालकर तक्षक का आधा कार्य तो खुद धनंतर वैद्य ने पूरा कर दिया। अब तक्षक ने सोचा कि यही एक ऐसा मौका है इसे परलोक पहुंचाने का, और तक्षक नाग ने अपने असली रूप में आकर नाग बनकर वैद्य को गर्दन पर डस लिया और सर्रिस करके एकदम से तेजी के साथ झाड़ियों में गायब हो गया। अब तक्षक ने तो
अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया, किंतु जो वैद्य था वह वहीं गिर पड़े। क्योंकि उनकी नजर खुद की गर्दन पर नहीं जा सकती थी, इसलिए वे बेसुध होकर तड़पने लगे। अपने गुरु की ऐसी दशा देखकर सभी शिष्य रोने लगे। शिष्यों को यूं रोता देखकर धनंतर वैद्य बोले, पुत्रों मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी शांत हो जाओ। मुझे तक्षक नाग ने डसा है। चूंकि मेरी दृष्टि काटे हुए स्थान पर नहीं पहुंच सकती, इसलिए मेरा मरना तय है। मेरे मरने के बाद मुझे धरती में दफना देना और ठीक 6 महीने बाद मुझे खोद कर निकाल लेना। मैं आपको जीवित मिलूंगा। और यदि 6 महीने से पहले ही कोई भयंकर विपदा आन पड़े तो तुम सभी मुझे मिलकर मेरी सब्जी बनाकर मिलकर बांट कर खा लेना, जिससे मेरी सारी विद्याएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तुम सभी धनंतर वैद्य बन जाओगे। बस इतनी बात सुनकर धनंतर वैद्य ने अपने प्राण त्याग दिए। अब सभी शिष्यों का रो रो कर बुरा हाल था। रोते रोते हुए अपने गुरु के लिए समाधि बना रहे थे। जब समाधि बनकर तैयार हुई तो नीम के ढेर सारे पत्ते समाधि में डालकर वैद्य जी को दफना दिया गया। सभी शिष्य वहीं बैठकर रोने लगे और अपने गुरु की जो याद कर करके रो रहे थे और 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे कि ये 6 महीने पूरे हो जाएं तो हम अपने गुरु के दर्शन कर सकें। अब तक्षक नाग जो वैद्य का अंत करके नागलोक पहुंचा तो वहां खूब जोर शोरों से तक्षक का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से पूरा नागलोक गूंज उठा। प्रसन्नता से व्याकुल राजा वासिक ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर नागराज तक्षक को आदर से पहना दी और उसे विश्राम करने के लिए भेज दिया। भूरिया नाग भी वहां पर बैठा बैठा ये सारा नजारा देख रहा था और मन ही मन जल रहा था। उसने खुद से वादा किया कि मैं भी कुछ बड़ा कारनामा करके जरूर दिखाऊंगा। अब तक्षक नाग को तो विश्राम के लिए भेज दिया गया और उसी दौरान दूत जो पृथ्वीलोक भेजे गए थे वे दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। दूतों को देखकर राजा वासिक बोले, आइए सभा में आपका स्वागत है और बताइए अपनी आंखों देखी तक्षक योद्धा ने कैसे बहादुरी से अपना कार्य को अंजाम दिया। दूत कहने लगे, महाराज पहला समाचार तो यह है कि राजा पारिक की बिटिया न्याहल्दे राजा पारिक ने बिटिया न्याहल्दे को राजकुमार परीक्षित के साथ समुद्र के बीच में कंचन महल का निर्माण करके वहां पर सुरक्षित रहने के लिए भेज दिया है। दूसरा यह है तक्षक ने अपना कार्य कर वहां से निकल आई। परंतु राजा वासिक कहने लगे, परंतु क्या दूत? फिर दूतों ने वह सारी कहानी राजा वासिक को सुनाती जो मरते वक्त धनंतर वैद्य ने अपने शिष्यों को समझा दी थी। राजा वासिक कहने लगे, यह तुम सत्य कह रहे हो? यदि ऐसा हुआ तो 1600 वैद्य धनंतर वैद्यों की उत्पत्ति होगी। इससे नागों का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और महाराज खड़े होते हुए बोले, कल सभी नाग योद्धा समय पर दरबार में उपस्थित हों जाना, क्योंकि कल आने वाले भयंकर संकट की जो बातचीत करके हल निकालेंगे। अगले दिन सभी नाग योद्धा और मंत्रीगण समय पर दरबार में इकट्ठे हो गए। दरबार में सभी ने उपस्थित होकर राजा वासिक कहने लगे, सभागणों, हमारे अनुसार आप सभी जानते हैं इस सभा का आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया गया है। फिर भी हम आपको याद दिलाने चाहते हैं, यदि 6 महीने बाद वैद्य जीवित हो जाता है तो हमारे लिए बहुत दुखदायक समाचार होगा। यदि उसके सभी शिष्य धनंतर वैद्य बन जाते हैं तो उसका भी बहुत भयंकर परिणाम नागों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं आप कोई ऐसा उपाय खोजें कि ये दोनों ही काम सफल ना हो सके। और ऐसी बात मंत्रणा करते हुए 5 महीने बीत गए, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा था। आखिरकार राजा वासिक ने 7 पान का बीड़ा फिर सभा में डाल दिया और कहा, जो नाग योद्धा इस संकट को सुलझाएगा, उसे परीक्षित का अंत करने में सफल होगा, उसे हम नागलोक का आधा राज्य भेंट कर देंगे। भूरिया नाग को अब एक अवसर दिखने लगा अपनी नाकामयाबी को सफलता में बदलने का अवसर। वह तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और सभा में पड़े बीड़े को पान को चबा गया और फुंकार कर बोला, महाराज आप सभी निश्चिंत रहिए, अब मैं कार्य को अंजाम देकर ही लौटूंगा। भूरिया नाग के इस साहस के कारण सभा में अब उसके लिए प्रशंसा के स्वर निकलने लगे। राजा वासिक कहने लगे, भूरिया, हमें आपसे यही आशा थी। हम जानते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर सकें। और भूरिया नाग सभी को प्रणाम कर पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। वहां दूसरी तरफ धनंतर वैद्य के शिष्यों ने मतभेद होने लगा अपने गुरु को लेकर। उनके मन में अलग अलग धारणाएं बनने लगी। एक शिष्य बोला, मित्रों, मुझे नहीं लगता धरती में इतने दिन दफन होने के बाद किसी का शरीर कैसे जैसे का तैसा निकले। मुझे लगता है हमारे गुरुजी का शरीर अब गल चुका होगा। हम यहाँ बेवकूफ़ी में से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या था, आधे शिष्यों ने उसकी बात का स्वागत किया
और बोले हाँ भाई यह बात तो ठीक कह रहा है। लेकिन फिर भी आधे शिष्यों का मत था कि गुरुजी अभी भी धरती में सुरक्षित हैं। आखिर सभी शिष्यों में समझौता हुआ कि अब हम सब मिलकर गुरुजी को खोद कर देखते हैं। अगर उनका शरीर सुरक्षित है तो हम उसे वापस दफना देंगे, और यदि शरीर गल चुका है तो हम उनका अंतिम संस्कार करके यहाँ से आश्रम चले जाएंगे। फिर शिष्य वैदराज धनंतर की कब्र खोदने लगे। कब्र खोदने के बाद शिष्य क्या देखते हैं, धनंतर वैद्य का पूरा शरीर जैसे का तैसा था, किंतु उनका सिर गायब था। यह दृश्य देखकर सभी शिष्य चकित रह गए। सभी शिष्य ये समझ चुके थे कि अनजाने में उन्होंने एक ऐसी भूल कर दी जिससे सदा के लिए उनसे उनका गुरु छीन लिया था। वे सभी गुमसुम खड़े अपने गुरु को अचेत शरीर को निहारते रहे। सभी की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे, जिन्हें दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं था। तभी उनमें से एक शिष्य ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यदि हम 5 की जगह 6 महीने में खोदते तो गुरु जी का सिर भी धड़ से जुड़ जाता और वह जीवित हो उठते। यह बात सुन दूसरे शिष्य ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम सभी को गुरु जी की बात याद करनी चाहिए। उन्होंने मरते वक्त हमसे कही थी कि यदि तुम मुझे 6 महीने से पहले निकाल लेते हो तो मुझे मिल बांट कर खा लेना। अब सारे शिष्य ने कहने लगे कि ठीक है। सभी शिक्षकों जो सभी शिष्य थे उन्होंने 50-50 का गुट बनाया और मांस जो गुरु का मांस था आपस में बांट लिया। सब शिष्य मांस पकाने की तैयारी कर रहे थे, तभी भूरिया नाग ब्राह्मण के वेश धारण करके वहां पहुंच जाता है। एक ब्राह्मण को डेरे में आया देखकर सभी शिष्य ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण के भेष में भूरिया नाग बोला, पुत्रों क्या तुम किस प्रकार का भोजन पका रहे हो? इसकी महक तो बहुत जो अजीब है। तब उनमें से एक शिष्य ब्राह्मण को सारी कहानी सुना दी और बोला, इसलिए हम अपने गुरु का मांस पका रहे हैं। अब ब्राह्मण जो भूरिया नाग था कहने लगा, रे बेवकूफो, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो यदि किसी का गुरु मरता तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सत्संग करते हैं, हवन पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और एक तुम हो कि अपने गुरु जी को खाने की सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम विद्वान बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी नरक की सजा के भागीदार बनोगे और 7 जन्मों तक तुम्हारा पाप नहीं कटेगा। सभी शिष्य बोले, ब्राह्मण देवता कृपया आप ही बताइए अब हम क्या करें? ब्राह्मण बने नाग बोला, अवश्य तुम इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते तो इन सभी मांस के टुकड़ों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दो, अन्यथा तुम सभी सदैव इस पाप के बोझ के तले दबे रहोगे। इस पाप से तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सभी शिष्य ने अपना जो मांस के टुकड़े थे उनको उठाया और ब्राह्मण के कहे अनुसार गंगा नदी की ओर चल दिए। दोस्तों, अगले भाग में आप सुनेंगे क्या सच में सभी शिष्य ब्राह्मण के भेष में आए भूरिया नाग की बातों में आकर मांस के टुकड़े नदी में बहा देंगे, या खुल जाएगा सबके सामने नाग भूरिया का भेद? और आखिर क्या परिणाम होगा इसका? आखिर क्या परिणाम होगा जब होगी 1600 धनंतर वेदों की उत्पत्ति? भूरिया नाग 1600 धनंतर वेदों की उत्पत्ति रोकने में सफल होगा या नहीं? जानने के लिए देखिए हमारा अगला पार्ट।